नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का के स्टडी पॉइंट में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान समकालीन विश्व की राजनीति का दूसरा अध्याय जो अपने चल रहा था, जिसका प्रथम पार्ट अपन ने पढ़ लिया, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसमें अपन ने पढ़ा था किस तरीके से द्वितीय युद्ध के पश्चात और शीत युद्ध का दौर चला था, और शीत युद्ध का दौर जैसे ही समाप्त हुआ 1991 में, उसके पश्चात है 1992 में यूरोपीय संघ है उसका निर्माण हुआ था। यूरोपीय संघ में कौन कौन से देश थे, उनकी सुरक्षा नीति, विदेश नीति किस तरीके की थी, और उसके पश्चात आसियान के बारे में अपन ने पढ़ा था। आसियान क्या था, कितने देशों का समूह था, और उसने किस तरीके से अपने संगठन का है वो निर्माण किया। आज अपन पढ़ेंगे चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान है वो किस तरीके से हुआ है। तो साथियों, अपन शुरू करने से पहले इस चैनल पे आप नए हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तथा नोटिफिकेशन का बटन है उसे प्रेस कीजिए, जिससे कि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इस अध्याय के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ शेयर कर दूंगा, आप उसके द्वारा उसको आसानी से देख सकते हैं। आज के इस अध्याय में चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान है वो किस तरीके से हुआ, इसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में और इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। 1978 के बाद चीन की आर्थिक सफलता एक महाशक्ति बनकर उभरी थी, उसके साथ है उसको जोड़ करके चीन की अर्थव्यवस्था को जोड़कर है वो देखा जा सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था की अगर अपन बात करते हैं तो चीन है वो उसकी अर्थव्यवस्था वो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था थी, और 2040 तक इस तरीके से उसकी अर्थव्यवस्था है वो रफ्तार पकड़ रही थी कि 2040 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति और अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि अमेरिका है वो उसकी अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत थी। चीन की अर्थव्यवस्था है वो अब इस तरीके से विकास कर रही थी कि 2040 तक वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी और दुनिया के नंबर 1 अर्थव्यवस्था है वो इसकी हो जाएगी। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है, और इसी कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव है वो बढ़ा हुआ है। आर्थिक स्तर से अपने जो चीन है उसके आसपास के जितने भी देश हैं और उन देशों से जो जुड़ाव है उसको देखते हुए पूर्व एशिया के जितने देश हैं उसका एक इंजन के रूप में है वो कार्य कर रहा है कि इंजन है वो चीन है और उसके पीछे बाकी सभी आस पड़ोस के मुल्क है वो हैं। इस तरीके से उनका जो प्रभाव है अपने क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव है वो बढ़ा हुआ है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। चीन है उसकी विशाल जनसंख्या, आबादी में 1 नंबर पे है चीन, विशाल जनसंख्या और बड़ा भूभाग क्षेत्रफल, उसके पास उपलब्ध संसाधन, क्षेत्र की स्थिति और उसके राजनीतिक प्रभाव है, ये सब है उसकी तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। थोड़ा पहले की स्थिति की अगर बात करें अपन, चीन के पहले की स्थिति विकास से जैसे कर रहा है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, उससे थोड़े पहले की स्थिति की बात करें अपन तो सन 1949 में माओ के नेतृत्व में एक यहाँ का नेता था माओ, जो क्या साम्यवादी नेता था। ये जो माओ था ये साम्यवादी नेता था के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। तो चीन के अंदर 1949 में एक जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी,
जो माओ थे वो क्या थे, साम्यवादी है, और इन्होंने एक जनवादी गणराज्य की स्थापना है वो की थी। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ दिए। आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था ये साम्यवादी देश चीन, और इसने क्या पूंजीवाद से दुनिया से अपने रिश्तों को अलग कर लिया, तोड़ लिया। क्योंकि ये जो गणराज्य की स्थापना की थी चीन ने, और इनका क्या था कि ये जो आयातित जितने भी सामान थे, जो बाहर से आयातित सामान होते हैं, उन सारे सामानों को अपने घर पे ही बनाना है वो शुरू कर दिया। और 1972 में आर्थिक संबंध चीन ने अमेरिका से बना लिए थे। 1972 के अंदर है चीन ने वो आर्थिक संबंध बना लिए थे, किससे, अमेरिका से। अमेरिका से इन्होंने क्या आर्थिक संबंध है वो बना लिए। आगे है 2 नंबर है, खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर दिया। जो अपनी इस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए चीन ने क्या किया कि खेती है, उस खेती से पूंजी निकालकर और सरकारी नियंत्रण में उद्योग है वो बड़े बड़े उद्योग है उस पर जोर दिया। विदेशी बाजारों से तकनीकी और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी। आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करना शुरू कर दिया। जो सामान चीन है वो आयात करता था, उन सामानों को धीरे धीरे वो अपने स्तर पे और अपने घरेलू स्तर पे ही बनाना तैयार कर दिया। जो चीन है वहां पे हर घर में जो व्यक्ति है, हर कोई व्यक्ति है, उनके पास इतना टैलेंट है कि वो कोई प्रोडक्ट, हर घर में किसी न किसी तरीके का प्रोडक्ट है, वो उत्पाद है वो तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से इस चीन है उसने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत स्तर पर लाने के लिए और घर घर में है उत्पादन है वो करना तैयार कर दिया। इन सब के परिणाम क्या हुए, इन सब के परिणाम हुए औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी उसको खड़ा करने के लिए जितने संसाधन चीन के पास उपलब्ध थे उन सभी का इस्तेमाल है वो किया गया, और सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया। जितने भी नागरिक थे उन सभी को क्या रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और सामाजिक कल्याण की जितनी भी योजनाएं थी उन सबको लागू करने के दायरे में इन सबको लाया गया। अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में चीन विकसित देशों से आगे निकल गया। इस देश के चीन में जितने नागरिक थे उनको अधिक से अधिक नागरिकों को शिक्षित किया जाए और स्वास्थ्य से संबंधित लाभ है वो सबको उपलब्ध करवाए जाए, जिससे कि चीन है वो विकसित देशों से भी आगे निकल गया था इस मामले में। और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब अगर अपन ने देखे, अभी अभी अपन ने देखा था कोविड वायरस जिसके कारण चीन ने पूरे विश्व में तबाह मचा दिया। इन सभी के पश्चात भी चीन के सामने कुछ समस्याएं थी जो इनको इनकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती थी। इसके बाद है कि चीन के सामने इन सभी के स्वास्थ्य संबंधी शिक्षित लोगों को शिक्षित कर दिया और उसके बाद में उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई। उसके बाद भी कुछ समस्याओं का सामना है वो चीन को करना पड़ा। वो समस्याएं कौन सी थी? सबसे पहली समस्या थी जनसंख्या में 2 से 3% वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी। चीन की जो जनसंख्या थी वो सबसे ज्यादा थी और उसकी हर वर्ष है जनसंख्या वृद्धि 2 से 3% की वृद्धि है वो हो रही थी, जिसके कारण यहाँ की जो विकास की स्थिति थी उस पर वो पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित हो रही थी। जो आबादी है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी और सभी को विकास है वो समान रूप से नहीं हो पा रहा था, जिससे कि वो जो उनको जो लाभ देना चाहते थे वो सभी लोगों को नहीं मिल रहा था। इतना ज्यादा विकास होने के बाद भी इतना ज्यादा विकास होने के बाद भी यहाँ है करीब करीब है 10 करोड़ लोग है वो क्या बेरोजगार थे, बेरोजगार रह गए थे। शिक्षित तो खूब लोगों को किया लेकिन उसके बाद में भी बेरोजगार रह गए थे। महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और महिलाओं के साथ यहाँ की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में है वो अच्छी नहीं थी और भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी हुई।
पर्यावरण दूषित हुआ, गांव और शहर के बीच में है वो आर्थिक विषमता है वो अधिक रही, गांव के लोगों के बीच में और शहरी जो लोग हैं उनके बीच में आर्थिक विषमता ज्यादा आ गई, और खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं रही, नहीं दे पाती थी, औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था। खेती की पैदावार इतनी ही होती थी जितना कि यहाँ के जो लोग थे उनके खाने के लिए खाद्यान्न है वो उपलब्ध हो पाता। कच्चे जो माल है उसकी पूर्ति पूरी तरीके से नहीं होती थी, क्योंकि जनसंख्या है वो बढ़ रही थी 2 से 3 फीसदी तक, और करीब 5-6 फीसदी की दर है वो व्यवस्था विकास से हो रही थी, फिर भी ये उस पर प्रभावी नहीं हो रही थी। विदेशी इनके जो व्यापार थे वो न के बराबर थे। इस स्थिति में विदेश से संबंधित जो व्यापार थे वो चीन के न के बराबर ही थे। और उसके बाद में है परिवर्तन क्या हुए, क्या क्या परिवर्तन है वो देखने को अपने को मिले। तो देखो परिवर्तन क्या हुए। चीन 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर दिया। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध स्थापित किए और संबंध बनाने के बाद में राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास था उसको खत्म कर दिया। उसके बाद 1973 में प्रधानमंत्री, चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्तावों को सहमति दी थी। 1973 में चाउ एन लाई था जिसने कि 4 प्रस्ताव है उनको मंजूरी दी गई कि पहला कृषि उद्योग, दूसरा सेना पे, तीसरा विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधुनिकीकरण लाने के लिए 4 प्रस्ताव है वो मंजूर किए। इन सब में आधुनिक, जैसे कृषि उद्योग उसमें आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाए, सेना के ऊपर अच्छी तरीके से हथियारों वगैरह का, सेना के अंदर है वो हथियार वगैरह है वो उपलब्ध कराएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी नई नई जो तकनीकी है उनका इस्तेमाल किया जाए, आधुनिकीकरण, आधुनिक हथियारों का निर्माण किया जाए। इस प्रकार से कुल 4 प्रस्ताव है उनको सहमति है वो दी गई। 1978 में तत्कालीन नेता था देंग ओपेंग था, इसको सांग ओपांग जो भी है याद कर लेना, ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी 1978 में। 78 में यहाँ के चीन के एक तात्कालिक नेता थे जिसने क्या चीन के आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की स्थापना की। खुले द्वार का मतलब हो गया कि चीन के अंदर कोई भी व्यक्ति है वो जाकर के अपना व्यापार, उद्योग धंधों को स्थापित कर सकता है, जिससे कि उसकी आमदनी वो बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। तो खुले द्वार की नीति की घोषणा है वो इसने कर दी। और उसके पश्चात क्या हुआ, 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया गया था। 1982 में खेती है वो उसका निजीकरण कर दिया, हर व्यक्ति को उनके जो खेती करने का अधिकार दे दिया कि आपकी खेती है, आपको जितना करना है वो उत्पादन इससे कीजिए। और उससे पहले क्या था, जो साम्यवादी सरकार थी, इसमें साम्यवाद तो क्या थी कि सरकार का हक उस पे होता था, सरकार को खेती से भी टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। अब उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया, पूंजीवाद को अपनाना शुरू कर दिया। साम्यवादी विचारधारा थी उसको छोड़ करके उन्होंने पूंजीवाद को अपनाना शुरू कर दिया। और पूंजीवाद, अपने को पता है कि पूंजीवाद है वो निजीकरण को ज्यादा बढ़ावा देती है। तो इन्होंने क्या किया कि 1982 में सबसे पहला काम है वो खेती का निजीकरण कर दिया। और उसके बाद 1998 में उद्योग जो धंधे थे, औद्योगिक धंधे थे, उनका भी निजीकरण कर दिया गया था। और में इसके परिणाम क्या रहे, परिणाम थे कृषि उत्पादकों तथा ग्रामीण आय है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कृषि के जितने उत्पादक थे, उत्पादन जो कर रहे थे, और ग्रामीण जो लोग थे उनके आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, क्योंकि उनको अपने अपने खेत है उनको सौंप दिए गए थे और उन लोगों ने उनमें अच्छी पैदावार की, जिससे कि उनको उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से निजी बचत बढ़ी और उससे ग्रामीण उद्योगों में की तादाद में तेजी आई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी जिससे कि निजी बचत, उनकी पर्सनल
बचत थी, निजी जो बचत थी वो बढ़ी, और निजी बचत बढ़ने के कारण ग्रामीण जो लोग थे उन्होंने छोटे छोटे उद्योग है वो स्थापित कर लिए, यानी ग्रामीण उद्योग थे उनकी तादाद ज्यादा हो गई, उनमें तेजी आई। उद्योग और कृषि दोनों में ही चीन की वृद्धि दर है वो तेज रही। औद्योगिक क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र दोनों में ही चीन की वृद्धि दर है वो क्या रही, तेज रही। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। व्यापार के नए कानून और विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण में भी विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विशेष आर्थिक क्षेत्र थे जिनमें नए नए उद्योग वो स्थापित करने के लिए उनको छूट थी। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेश निवेशक के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। अब चीन है वो पूरे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए, प्रत्यक्ष सीधा निवेश है वहां जाकर करने के लिए सबसे आकर्षक देश है वो बनकर सबके सामने उभरा। चीन के पास अब विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार हो गया, क्योंकि वहां पे विदेशी मुद्रा है, जो बाहर से लोग है वो जाकर के उन्होंने अपने उद्योग धंधों को वहां स्थापित किया, जिससे कि विदेशी मुद्रा है उससे वह बढ़ी। इसके दम पर चीन अब दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। इसके दम पर जब चीन के पास आमदनी बढ़ गई, अब उसी के दम पे चीन है वो दूसरे देशों में अपना निवेश है वो कर रहा है। यह मैंने पहले ही बता दिया कि 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया था, WTO, वर्ल्ड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया था। एक पहलू यह भी था, चीन में हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। चीन में सुधार तो हुए थे पर हर किसी को लाभ नहीं मिला, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी थी, और 10 करोड़ लोग है वो रोजगार की तलाश में थे, जो पहले मैंने बताया। और महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब हैं जितने कि यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। यूरोप में महिलाओं के साथ में और उनको रोजगार उपलब्ध कराने के हिसाब से अगर अपन देखें तो चीन में अब भी उनकी स्थिति इतनी खराब है जितनी कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में किसमें थी, यूरोप में थी। आगे है, गांव और शहर के तथा तटीय और पृष्ठभूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फैसला बढ़ता ही जा रहा था। इसमें आर्थिक अंतर है वो ज्यादा आते ही जा रहा था। निष्कर्ष क्या निकला, इन सब का क्या निष्कर्ष निकला, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर वही एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा कि लोग उसका लोहा मानने लगे। चीन ने इस तरीके के बदलाव किए, खेती का निजीकरण किया, औद्योगिक निजीकरण किया, लोगों को शिक्षित किया, स्वास्थ्य से संबंधित उन लोगों को सुविधा है वो उपलब्ध कराई। इन सब के बाद है वो क्षेत्रीय ओर से वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पे इनकी अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक शक्ति है वो बनकर उभरा, और लोग है वो उनसे लोहा मानने लगे। अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका था। व्यावसायिक साझेदार थे जो व्यवसाय करते थे चीन के साथ में, उसके ऊपर है वो चीन का प्रभाव वो सबसे अधिक रहा, जबरदस्त। आगे देखते हैं। हाँ, जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन के सभी विवादों को भुला चुके थे। अब चीन के साथ ये जो देश थे, इनके पहले के जो विवाद थे उन सभी को अब ये भुला चुके थे, क्योंकि चीन है वो सबसे मजबूत शक्ति बनकर उभरा था, और जापान वगैरह है ये इनके साथ अब जो विवाद थे उनको भुला करके इसके साथ संबंध स्थापित करने पे लगे थे, भूले हुए थे। आसियान के बारे में अपन ने पढ़ा। आसियान में कुल कितने देश थे, 10 देशों का समूह है आसियान, जिसमें पहले 5 देश मिले थे और उसके बाद में 5 देश और मिले, और आसियान एक समूह है जिसका निर्माण हुआ था। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है। रूस है। उन सभी देशों ने क्या किया, अब अपने विवादों को भुला करके और चीन के साथ जुड़ना चाहते थे। आपको पता है कि 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में, कब 1997 का एक वित्तीय संकट
से जूझ रहा था, जब आसियान जो 10 देशों का समूह है वो एक वित्तीय संकट से जूझ रहा था, उसकी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए चीन है उसने आर्थिक उभार ने काफी मदद की थी। आसियान देशों की मदद है वो चीन ने की थी, जिसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने क्या की थी, मदद की थी। हाँ, आर्थिक जो संकट थे उससे बाहर निकलने के लिए चीन ने है ना वो आसियान देशों की मदद की थी। आगे है लातीन अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की नीतियां बताती है कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा था। विकासशील देशों के मामले में चीन है वो उभरता हुआ शक्ति है वो साबित हो रहा था। इसके बाद में है चीन के साथ भारत के संबंध है वो किस तरीके के रहे। अब अपन ने चीन की अर्थव्यवस्था किस तरीके की चीन की अर्थव्यवस्था थी और उसने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार की और लाते हुए पूरे विश्व में एक अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, और बाकी जो अन्य देश थे अब वो उनसे संबंध स्थापित करने में लगे हैं। इस तरीके से अपन ने चीन के बारे में अध्ययन किया। अब चीन के साथ भारत के संबंध क्या है, तो आप है इस अध्याय को स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते रहिए और अपने नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि आप बाद में इसे आसानी से पढ़ सको और रिवीजन कर सको, जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो सके और आप है उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सको। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे, जिससे वह भी अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सकें। लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको आगे कौन सा अध्याय पढ़ना है। तो आगे अपन पढ़ते हैं कि चीन के साथ है वो भारत के संबंध है वो किस तरीके के रहे, चीन और भारत में किस तरीके के संबंध रहे। जैसे ही अपन ने भारत हिंदुस्तान की स्थापना आज़ादी के बाद में, उसके बाद में चीन और भारत के संबंध क्या रहे, कुछ खट्टे मीठे ऐसे ही संबंध रहे, उसमें उन सभी के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, दूसरा जो भाग था उसमें, और इसमें अपन फिर से पढ़ रहे हैं। क्या है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात अगर करें अपन, तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर इनकी बात करें तो पश्चिमी साम्राज्यवाद था, उसके उदय से पहले भारत और चीन है वो एशिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के रूप में इनको देखा जाता था, गिना जाता था। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफी प्रभाव था। चीन के आसपास के मुल्क थे, आसपास के जो देश थे, उन पे भी चीन का प्रभाव है वो काफी था। छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे, क्योंकि चीन है वो उसका प्रभाव है वो आसपास के इलाकों पे थे, और जो छोटे छोटे देश थे वो क्या करते थे, उनके ऊपर चीन का प्रभुत्व था, तो वो क्या करते थे, कुछ उपहार देते थे, कुछ नजराना वगैरह देते थे, और दे करके उसको शांत रखते थे और चैन से रहा करते थे। मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते थे। मंगोलिया जैसे देश, मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और साथ में तिब्बत है, ये जो छोटे छोटे देश थे वो क्या करते थे, अपने आप को चीन के अधीन मानते थे। आगे है भारत। भारत के क्या है, भारत के बारे में देखो थोड़ा सा अध्ययन अपन करते हैं। भारत के राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। भारत के राजवंश थे, साम्राज्य थे, उनका प्रभाव भारत के अलावा अन्य राज्यों में भी रहा था। इनका प्रभाव राजनीति ही नहीं, इसके अलावा आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। दोनों देश अपने प्रभाव क्षेत्र के मामलों में कभी नहीं टकराए थे। चीन और भारत की बात कर रहे हैं, चीन के बारे में अपन ने, भारत और चीन के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे, तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद में भारत है वो क्या था, और उसके बाद में चीन, भारत और चीन है, इन दोनों को किस तरीके के संबंध और विवाद है वो रहे। तो भारत है वो खुद जो भारत राजवंश
और इसके साथ जो साम्राज्य थे उनका प्रभाव केवल भारत में ही नहीं होकर के बाहर भी था। भारत का केवल राजनीतिक प्रभाव नहीं था बल्कि आर्थिक भी था, धार्मिक था और सांस्कृतिक प्रभाव था। दोनों देश अपने प्रभाव क्षेत्र के मामले में कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराए। दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध नहीं थे। दोनों जो देश थे उनके बीच में राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध थे, वो प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ नहीं थे। एक दूसरे देश को दोनों ही नहीं पहचान रहे थे, एक दूसरे को जान नहीं सके। 20वीं सदी में दोनों देश, ये दोनों यहां गलत लिखा है, 20वीं सदी में दोनों देश आपस में टकराए तो दोनों को ही अपनी विदेश नीति विकसित करने में असफल रहे। दोनों ही अपने देश 20वीं सदी में आते आते दोनों देश है वो आपस में टकरा गए। सीमा विवाद को लेकर के दोनों आपस में टकरा गए, जिससे दोनों ही देश है वो अपनी विदेश नीति को सफल बनाने के लिए, विकसित करने के लिए सफल नहीं रहे, असफल रहे। उम्मीद क्या थी? भारत के आजाद होने के और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यहां उम्मीद जगी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया बनाने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, कि जो दोनों मुल्क हैं वो साथ आएंगे। और ऐसी उम्मीद थी लोगों को कि जो भारत है और भारत और चीन है ये विदेशी शक्ति के रूप में उभरेंगे और दोनों देश आपस में मिलकर के दुनिया बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और एक नारा भी फेमस था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय उस समय हुआ था। हिंदी चीनी क्या रहेंगे? भाई भाई रहेंगे, इस तरीके का नारा वो फेमस रहा। फिर समस्याएं क्या रही? समस्या थी 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध गड़बड़ा गए, जिसके कारण है वो भारत चीन का युद्ध हो गया था 1962 में। 1950 में क्या हुआ? चीन है उसने क्या किया, तिब्बत वाला जो क्षेत्र था उसको हड़पने के लिए, और साथ ही वहां पे वो जो क्षेत्र था उसमें चीनी लोग थे, उनकी बस्तियां बना दी, सीमा के ऊपर बस्तियां बना दी और उस क्षेत्र को हड़पने की कोशिश की। और इसको लेकर के दोनों के बीच में जो संबंध थे वो गड़बड़ा गए और उसको लेकर के 1962 में चीन और भारत के बीच है वो क्या लड़ा गया था? युद्ध लड़ा गया था। हालांकि 1962 का जो युद्ध लड़ा गया था उसकी शुरुआत भी चीन ने की थी और भारत है वो उस युद्ध में सामना नहीं कर पा रहा था, उसके पास सेना वगैरह है वो पूरी तरीके से, जो भारतीय सेना थी वो चीन की जो सेना उसकी सामना नहीं कर पा रही थी। और अंत में उस युद्ध को विराम है स्वयं चीन ने ही दिया और अपनी प्रारंभिक स्थिति थी जो सीमा की वहां जाकर वापस चले गए थे। सन 1976 तक दोनों के मध्य कूटनीतिक संबंध थे वो समाप्त हो गए थे। 1976 तक जाते जाते दोनों के मध्य है वो कूटनीतिक संबंध थे वो क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। और 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला शुरू हो गई थी। 1981 में क्या हुआ कि बातचीत के द्वारा जो सीमा का विवाद है उसको बातचीत के द्वारा ही हल करने का और वार्ता करने की एक श्रृंखला है वो शुरू हो गई थी। उसके बाद है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ? शीत युद्ध की समाप्ति होने के बाद में कि क्या स्थिति थी? दिसंबर 1988, ये डेट याद करना, दिसंबर 1988 में राजीव गांधी है उसके द्वारा चीन का दौरा करने के, तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने चीन का दौरा किया और चीन का दौरा करके भारत चीन के जो संबंध थे उनको सुधारने का प्रयास है वो किया था। किसने? राजीव गांधी ने 1988 में चीन का दौरा करके और भारत और चीन के बीच के जो संबंध थे उनको सुधारने का काम है वो किया। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्टें खोलने के समझौते भी किए थे। उस समय क्या किया था कि दोनों जो देश थे सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में परस्पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, व्यापार के लिए
4 जो पोस्टें थी उसको खोलने का भी समझौता है वो हुआ था चीन के साथ राजीव गांधी के चीन और राजीव गांधी के मध्य 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना 1999 में भारत और चीन के बीच व्यापार वो 30% सालाना की दर से बढ़ रहा था। अब धीरे धीरे उनके साथ व्यवहार है वो व्यापारिक संबंध है वो बढ़ते गए और 1999 की बात करें तो चीन के साथ करीब 30% साल प्रत्येक वर्ष 30% की बढ़ोतरी के साथ वो सालाना दर है वो बढ़ रही थी। आगे है परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी हुई, समान आर्थिक हित, एक जैसे वैश्विक सरोकार के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में मदद मिली। परिवहन और संचार मार्गों में समान आर्थिक हित में या वैश्विक सरोकार में भारत चीन के बीच संबंध है वो ज्यादा सकारात्मक हुए और मजबूत बनाने में इनको मदद मिली थी। इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है इसमें इतना ही। आगे का जो अध्याय आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप विस्तार से आराम से देखिए जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें कि एक मोटिवेशन मिलता है और हम और अधिक मेहनत से आपके लिए इसी तरीके के वीडियो है वो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।